हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। थर्ड चैप्टर के अंतर्गत हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अध्ययन करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो आर्थिक सुधारकालीन समय निकला है, इसकी हम समीक्षा करेंगे या इसका हम मूल्यांकन करेंगे। पेज नंबर 50 पर आपके बुक में निकाल लीजिए बच्चों। यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए लगभग 1.5 दशक हो चुका है। आपको अच्छे से पता है, बल्कि 1.5 दशक नहीं बल्कि 2.5 दशक, 3 दशक होने को आ गए हैं, हमारे 30 वर्ष होने को आ गए हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसे अपन कहते हैं, द्वारा ही करते हैं। सारणी संख्या 3.11 जो दे रखी है, इससे बैक वाले पेज पर बच्चों दी हुई है। ये पेज नंबर 49 पर सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रकों की समृद्धि दरें प्रतिशत में दे रखी है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा और सकल घरेलू उत्पाद चौथे कॉलम के अंदर दे रखा है। इसमें 80 से 91 की दरें दे रखी है, 92 से 2001 की दे रखी है और 2002 से 7 के बीच की दरों को दिया गया है। अपना अध्ययन वहाँ से आप कर सकते हैं। देखें सारणी 3.11 में सारणी में विभिन्न अवधियों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दरें दिखाई गई हैं। यह दर 1980-91 में 5.6% से बढ़कर 92 से 2001 की अवधि में 6.4% हो गई थी। देखो आपको वृद्धि दिखाई दे रही है 5.6 और 6.4 बीच में। स्पष्ट है कि सुधार अवधि में कुल मिलाकर समृद्धि दरों में सुधार हुआ है। इस समय में कृषि और उद्योग की समृद्धि दरों में कुछ गिरावट भी आई थी, किंतु सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर में अच्छा सुधार हुआ है। अतः ये स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद की यह समृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान का ही परिणाम है। इस समय चल रही 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर के 8% का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि, उद्योग और सेवाओं में क्रमशः 4, 9.5 और 9.1% की दर पर प्रगति होनी चाहिए। वैसे कई विशेषज्ञों ने इतनी उच्च समृद्धि दरों के प्रक्षेपणों की व्यवहारिक धारणीयता को लेकर प्रश्न भी उठाए कि वास्तव में इतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं हो सकती है। ये सब आंकड़ों के अंदर ही दर्शाया गया है। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेज़ी से वृद्धि हुई है। बच्चों, ये जो हमारे विदेशी निवेश शब्द है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शब्द है और विदेशी विनिमय रिजर्व है, ये कुल मिलाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में बताया गया है। जब डायरेक्ट एफडीआई, जिसे एफडीआई शब्द आपका सुना हुआ होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके अंतर्गत विदेशी व्यक्तियों या कंपनियों या सरकारों, उसके द्वारा भारत में पैसे का डायरेक्ट निवेश किया जाना। डायरेक्ट निवेश किए जाने से मतलब होता है आपके कि हमारे देश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना और फिर उस प्रॉपर्टी का संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जाना, ये तो एफडीआई कहलाता है। और दूसरा होता है संस्थागत विदेशी निवेश होता है एक और, जिसे पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। इसमें शेयर्स और ये जो होते हैं डिवेंचर, इक्विटी कंपनियों की, इनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो विदेशों का, तो इसे पोर्टफोलियो या संस्थागत विदेशी निवेश कह सकते हैं अपन। अब आगे मैं पढ़ रही हूँ। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेज़ी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं, 1990-91 के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2003-04 में 150 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। बहुत तेज़ी से इसमें वृद्धि हुई है बच्चों। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी इसी अवधि में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2004-05 में 125 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। इस समय भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का छठा सबसे बड़ा धारक माना जाता है।
अब भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी भारत द्वारा नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों के द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। जैसे कौन कौन सी है ना, ये सुधारकालीन टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर जो है आपके मतलब सुधार नहीं हो पाए हैं, जिन क्षेत्रों को इग्नोर किया गया था, वो कौन कौन सी समस्याएं थी या वो कौन कौन सी क्षेत्र थे। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार के सृजन में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, आधारभूत सुविधाओं के विकास और राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। समृद्धि एवं रोजगार की दृष्टि से हम सुधारों को देख रहे हैं, आर्थिक सुधारों को देख रहे हैं। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, जीडीपी में तो हमारे सुधार में आर्थिक सुधारों के टाइम पीरियड में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वान इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे। मतलब इस चैप्टर में आपके इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है बच्चों। फिर भी मैं एक लाइन में आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी। हमारे देश के अंदर जो रोज़गार बढ़ा है ना, वो मुख्य रूप से हमारे रोज़गार जो है मतलब मुख्य रूप से हमारे तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं में तेज़ी से बढ़ा है। जब भी कोई देश तेज़ी से जब विकास करता है ना, तो उस देश के अंदर रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से बढ़कर द्वितीयक क्षेत्र में बढ़ता है। मतलब उसका अनुपात, उसका रेशो द्वितीयक क्षेत्र में जाता है। द्वितीयक क्षेत्र मतलब विनिर्माण क्षेत्र में जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र के बाद उस अर्थव्यवस्था के रोजगार की जो वृद्धि दिखाई देती है वो तृतीयक क्षेत्र में दिखाई देती है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ है। भारत एक ऐसी विचित्र सी स्थिति को इंगित करता है कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार सीधा तृतीयक क्षेत्र में अधिक तेज़ी से बढ़ा है। द्वितीयक क्षेत्र लोगों को कम रोजगार दे पा रहा है या दे पाया है इस टाइम पीरियड में। विकास का जो स्वतंत्रता के बाद से डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में, वो सारे डेवलपमेंट में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितनी तेज़ी से प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार तृतीयक क्षेत्र में बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं हम। कृषि में सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है। कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना कृषि की क्या होती है? सिंचाई है, बिजली है, सड़क निर्माण है, बाजार संपर्क हैं, शोध प्रसार है। ये सारी चीज़ें आपकी कृषि के क्षेत्र की आधारभूत संरचना में सम्मिलित होती है। शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी आपको पता है सब्सिडी को कहते हैं, कि समाप्ति ने भी उत्पादन की लागतों को बढ़ा दिया। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा था, जिसका इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार, उद्योगों के क्षेत्र के अंदर हम यदि आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन करें तो वास्तव में उद्योगों की दृष्टि से तो आर्थिक सुधार बहुत अच्छे तेज़ी से बढ़े हैं। औद्योगिक समृद्धि की दर में कुछ शिथिलता आई, यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए। उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं की
प्रतिस्पर्धा का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारिक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है। इसी कारण से प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक-टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी भी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजार में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र, परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन में इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। अब विनिवेश के क्षेत्र के अंदर हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या रहा है विनिवेश के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष सरकार देखो, विदेशी पूंजी तो भारत के अंदर बहुत तेज़ी से आई है और गवर्नमेंट ने अपने सरकारी उद्यमों का निजीकरण कर दिया है। तो विनिवेश के अंतर्गत पढ़ो बच्चों, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट तो दिखाई देता है। प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश के द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ रुपए जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 1998-99 में लक्ष्य तो 5000 करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि 5400 करोड़ की रही। इस प्रक्रिया में आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इससे सार्वजनिक आधारिक संरचनाओं का ही निर्माण पर खर्च किया गया। ये राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि खर्चा आया है तो अपनी परिसंपत्तियों को बेच दे और इससे उस खर्चे को पूरा कर ले, तो धीरे धीरे भविष्य में क्या होगा? खाली हो जाएगा वो। तो हमारी सरकार ने यही रास्ता अपना रखा है कि जो भी उसके पास घाटा होता है, जो भी उसका खर्चा होता है, वो सरकारी परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र में बेचकर उस घाटे की या उस खर्चे की पूर्ति कर रही है। क्या आपकी दृष्टि में लगता है आपको कि ये सही है? गलत है ना? हाँ। सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर को घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। इन सब का विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब हम जो इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो पढ़ते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि मैंने आपको जो PDF भेजा था उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ना हमारी आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के पॉइंट भेजे हैं मैंने, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, और लास्ट में फिर निष्कर्ष और दिया हुआ है। तो ये आप पॉइंटों के थ्रू ही याद करना बच्चों, जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। और पॉइंटों में यदि कोई समस्या हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो कि क्या मैटर लिखें, क्योंकि जैसे आज अपन ने चैप्टर भी पढ़ लिया, नहीं समझ आए कि हम इसमें क्या लिखें, तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष: उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन और विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी तरफ आलोचक ये मानते हैं कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों के द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है।
इसके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण नहीं बल्कि उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और अधिक विस्तृत होती जा रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत ने 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नीतियों ने उन विषमताओं को और भी अधिक गहन बना दिया। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग के स्तर का उन्नयन ही नहीं किया बल्कि सारी समृद्धि कुछ गिने चुने क्षेत्रों तक ही सीमित कर दी। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण, व्यापार आदि। कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो हमारे देश के करोड़ों लोगों के रोजगार प्रदान करते थे, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।